हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुथार मैथ क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्नावली 1 के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देखेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली नंबर 1.1 में जितना भी बेसिक्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम 1.2 के बेसिक देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से इस पैटर्न से हम चलेंगे। मैं आपको बता दूं, प्रश्नावली 1 जो है समुच्चय सेट, ये सेट्स जो है आपके समुच्चय, ये प्रश्नावली आपके 1.6 तक चलेगी। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों एक विविध प्रश्नावली और है जो आपके कक्षा 10 में नहीं होती थी। विविध मतलब इन सब को मिक्स करके अपने पास क्वेश्चंस आएंगे, उनको हमें सॉल्व करना होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1 जिसका नाम क्या है, पहले तो उस पर चलते हैं अपन। समुच्चय हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, जिसको हम सेट्स बोलते हैं। समुच्चय मतलब किसी वस्तुओं को सेट इकट्ठा करना। जैसे मैंने 4-5 मार्कर लिए, ये मार्कर मैंने लिए, इन मार्कर को मैंने इकट्ठा किया तो मैंने एक मार्कर का सेट बना लिया, यानी एक समुच्चय बना लिया। इसे हम समुच्चय बोलते हैं। इतनी सी बात है, बाकी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे होती क्या है। लेकिन पहली बात आपको ये नाम से पता चल जाना चाहिए, सेट्स यानी किसी वस्तुओं का संग्रह। अब किस प्रकार का संग्रह होगा सुपरिभाषित, वो संग्रह, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद हम बात करने वाले हैं। लेकिन एक बार हम देखते हैं। देखो, जो सेट्स है, फादर ऑफ सेट थ्योरी जो है, यानी इस थ्योरी को, इसका जो निर्माण जो उन्होंने किया समुच्चय का, वो आपके जॉर्ज कैंटन ने किया। जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका निर्माण किया। अब बात करते हैं हम प्रश्नावली नंबर 1 के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात कि प्रश्नावली 1.1 के अंदर हम प्यारे बच्चों समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे कि सेट जो है वो सेट्स क्या है। पहली बात सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद समुच्चय का निर्माण हम किस प्रकार करते हैं, यानी समुच्चयों का निर्माण किस प्रकार करेंगे। जैसे हमने मार्कर का लिया, इसका निर्माण किस प्रकार किया, इसके बारे में। तो ये प्यारे बच्चों आप प्रश्नावली नंबर 1.1 में इतनी सी चीजें पढ़ेंगे। 2 बातें पढ़ेंगे, समुच्चय यानी सेट्स क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज, समुच्चय का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार से इसका निर्माण होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर 1.1 के अंदर चर्चा करेंगे। बात क्लियर है प्यारे बच्चों। दूसरी बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 और 1.3। अब 1.2 1.3 के अंदर हम समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने एक बार दोनों को साथ में लिखा है। समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, समुच्चय हमने किसमें पढ़ लिया 1.1 में। 1.2 में हम समुच्चय यानी सेट जो है उसके प्रकार, सेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स के, यानी सेट्स के टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय, 3 टाइप्स के समुच्चय। एक रिक्त समुच्चय, परिमित अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय किसमें पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.2 में पढ़ेंगे। बात क्लियर है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल से अध्ययन हम तब करेंगे जब हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा जो पैटर्न वही रहेगा जो कक्षा 10 में था। हर टॉपिक, हर एक्सरसाइज का बेसिक लिखेंगे, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और बेसिक के साथ पढ़ लिया तो आपके नंबर नहीं कटते हैं। जिस प्रकार हमारे 10वीं में 100 में से 100 नंबर आने का केवल एकमात्र यही तरीका था कि हमने छोड़ा कुछ नहीं, एक एक चीज बेस्ट तरीके से तैयार की थी, तब जाके हमारे 100 में से 100 आए। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार हम करेंगे। 1.2 की ये 3 बातें जो है इसको हम इसमें बेसिक में पढ़ेंगे। बात करते हैं 1.3 के अंदर उप समुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ये हम किसमें पढ़ेंगे 1.3 के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है बात। तो 1.3 तक हम आ चुके हैं। और देखिए प्यारे बच्चों 1.4 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले, 1.4 के अंदर आप वेन आरेख पढ़ेंगे। आरेख बनाना, वेन, समुच्चयों के संक्रियाएं पढ़ेंगे, समुच्चयों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। संक्रियाएं एक तो समलेन और एक सर्वनिष्ठ और एक अंतर, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। किसमें 1.4 में। अब इसका बेसिक 1.4 में ही आएगा।
एक साथ करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसलिए हर टॉपिक का साथ साथ करेंगे। पहले करेंगे तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, है ना। जिस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे उसी प्रकार से पहले हम तैयार हो जाएंगे। आज की क्लास के अंदर हम पहले प्रश्नावली यानी 1.1 का बेसिक कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान रखें। प्रश्नावली 1.5 समुच्चय का पूरक। 1.5 जो है इसमें समुच्चय का पूरक के बारे में हम पढ़ेंगे। 1.6 के अंदर व्यवहारिक प्रश्न, व्यवहारिक जो प्रश्न है उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट के अंदर आप विविध एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जिसके अंदर सभी क्वेश्चन यानी जितना भी आपने 1.6 तक पढ़ोगे वो मिक्स उसमें आप पाओगे। बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, पहली प्रश्नावली का नाम क्या है? सेट्स समुच्चय। समुच्चय के अंदर 1 पॉइंट कहां तक है? तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 तक। और प्लस के अंदर क्या है? विविध। तो पहली बात तो ये दिमाग में होना चाहिए कि एक्सरसाइज पहले में कितना टाइप्स हैं। अब हम उस टाइप्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। कॉपी में बेस्ट तरीके से लिखना है प्यारे बच्चों। यदि इस तरीके से इतना नहीं आए तो आप पहले प्रश्नावली 1 का लिख लीजिए, फिर 2 का लिख लीजिए, 3 का, और फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये लिखने के बाद हम 1.1 का बेसिक स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि समुच्चय जो है वो है क्या, होता क्या है। सबसे पहली बात कि समुच्चय को हम सेट्स, देखो ज़्यादातर हम इसको सेट्स बोलेंगे इंग्लिश के अंदर समुच्चय को। तो समुच्चय होता क्या है कि वस्तुओं या अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इतनी सी परिभाषा है, लेकिन इसके अंदर कुछ बातें इंपॉर्टेंट्स हैं। वो कौन से? देखो, वस्तुओं के या अवयवों, अब अवयव क्या होता है इसकी बात करेंगे। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। वस्तु मतलब मैंने ये मार्कर ले लिए, एक प्रकार की हम इसको वस्तु मानते हैं कि ये हमने मार्कर लिए हैं। ये कह रहा है कि वस्तुओं, ये वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। संग्रह का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? कलेक्शन करना, इकट्ठा करना। ठीक है, संग्रह किया हमने मार्कर्स का संग्रह किया और हमारे पास मार्कर्स, इतने सारे मार्कर्स आ गए। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? सेट्स यानी समुच्चय कहलाता है। लेकिन आपने संग्रह तो कर लिया, लेकिन ये संग्रह प्यारे बच्चों होना कैसा चाहिए? सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। आप बहुत सारी किताबें इकट्ठे कर ली, कॉपियाँ इकट्ठा कर ली, मार्कर इकट्ठा कर दिए, लेकिन इकट्ठा तो कर लिया, संग्रह तो आपने कर लिया, लेकिन ये संग्रह भी कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। संग्रह कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित। देखो, ये बात कंसेप्ट अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहेंगे। किसको कहेंगे? सुपरिभाषित समुच्चय तब होगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा तभी वो समुच्चय कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सुपरिभाषित क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। मैंने नोट लगा के लिखा दिया आपको, सुपरिभाषित संग्रह यानी संग्रह व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने ये मार्कर इकट्ठा किए, मैंने एक संग्रह किया है, और मुझे पता करना है कि ये संग्रह जो आपने किया है ये संग्रह सुपरिभाषित है या नहीं है। ये जो आपने मार्कर इकट्ठा किए हैं ये सुपरिभाषित है या नहीं है। यदि ये सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय कहलाएगा, यदि ये सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं कहलाएगा। लेकिन सुपरिभाषित का पता करने के लिए छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ये संग्रह व्यक्तियों के अनुसार न बदले। जैसे मेरे हाथ में है, मैंने इनको ले रखे, मैंने इनका संग्रह किया 1 2 3 4, 4 मार्कर हैं और मार्कर्स का कलर जो भी है, लेकिन हम मार्कर्स की बात करें, हमने 4 मार्कर लिए, 1 2 3 4। कितने मार्कर हैं? 4। ठीक है, अब यही 4 मार्कर, यही दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। यही 4 मार्कर दूसरे व्यक्ति को दिया जाए कि आप इनको गिन के देखिए कि आपके हिसाब से आंसर क्या आ रहा है। उन्होंने गिना 1 2 3 4, उनके हिसाब से भी 4 आया। तीसरे व्यक्ति को दिया कि आप गिन के देखिए 1 2 3 4, तो भी 4 आया। मैंने आपको दिया कि आप गिन के देखिए, तो आप भी कहोगे सर 1 2 3 4, ये तो मार्कर 4 है।
लेकिन हमें एक बात पता चली, हमने व्यक्तियों को चेंज किया लेकिन इनकी संख्या चेंज हुई क्या? नहीं हुई। संग्रह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी व्यक्तियों के अनुसार संग्रह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी बात समझ में आ रही है। इसीलिए ये सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है। तो सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है पता चल गया। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया इसको गिनने के आधार पर, क्लियर है बात। तो समुच्चय सेट्स वह होते हैं जिनका संग्रह कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित मतलब हमारे पास जितनी है वैल्यू हमने दूसरों को दी तो भी उतनी होनी चाहिए। यदि चेंज हो गया तो सुपरिभाषित नहीं होगा, यदि हो गया चेंज हो गया तो सुपरिभाषित नहीं होगा, चेंज नहीं होगा वही वैल्यू रहेगी तो सुपरिभाषित होगा, और सुपरिभाषित होगा तो समुच्चय भी होगा। तो बात आपको समुच्चय की परिभाषा समझ में आ गई होगी, एकदम परफेक्ट क्लियर। और समझने के लिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, अभी समझेंगे, टेंशन ना लें आप, पूरा मस्त तरीके से पढ़े। नई एक्सरसाइज, नई कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है आपको, एक एक चीज़ को समझते जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अब बात करते हैं 7 से कम विषम प्राकृत संख्या। क्या नाम आया है? 7 से कम। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, 7 से कम विषम प्राकृत संख्या। अब मैं आपको एक बात बता दूं प्यारे बच्चों, आपको विषम प्राकृत संख्याओं के बारे में पता है कि नहीं पता है? विषम मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, 7 से कम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 7 से कम तो एक विषम संख्या 1 है, विषम प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या 0 से ऊपर की होती है, ये भी ध्यान रखना। तो एक के बाद 3 विषम है, 5 विषम है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से कम होना चाहिए, विषम प्राकृत संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। 1, 3, 5, 7, लेकिन 7 से कम होना चाहिए। तो ये 3 वैल्यू अपने पास आ गई। अब ये 3 जो वैल्यू निकली है 1, 3, 5, ये मेरे हिसाब से निकली है। मैंने कहा कि 7 से छोटी विषम संख्या लेनी है, लेकिन वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 1 से अनंत के बीच में होनी चाहिए। तो मैंने देखा तो मेरे आया कि 1 एक विषम संख्या है जो 7 से छोटा है, 3 एक विषम संख्या है जो 7 से छोटा है, 5 एक विषम संख्या है जो 7 से छोटा है, और तीनों की तीनों प्राकृत संख्या है। अब मैंने कहा आप चेक कीजिए क्या आपका आंसर ये आ रहा है? अरे आपका सर यही तो आएगा भाई, आंसर तो यही आने वाला है, संख्या चेंज कैसे हो जाएगी, हमारे पास आएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ संख्याएं चेंज नहीं हो रही है, और संख्या चेंज नहीं हो रही है तो ये सुपरिभाषित संग्रह है, और सुपरिभाषित संग्रह है इसलिए ये समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। बात क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 3 सबसे अच्छे जानवर। 3 सबसे अच्छे जानवर। अब मेरे हिसाब से बात करूं तो 3 सबसे अच्छे जानवर अलग होंगे, आपकी चॉइस, आपको जानवर कुछ अलग पसंद आ रहे होंगे। तीसरे व्यक्ति को पूछा उसके जानवर अलग होंगे, चौथे व्यक्ति को पूछा वो कहेंगे मुझे तो ये जानवर पसंद है, आपको ये पसंद है, मेरे को ये पसंद है। तो मुझे बताओ क्या सुपरिभाषित होगा? सुपरिभाषित होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संग्रह अलग अलग आ रहा है सभी का, तो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, और सुपरिभाषित संग्रह नहीं है इसलिए ये आपका क्या नहीं होगा? सेट्स यानी समुच्चय नहीं होगा। बात क्लियर आई समझ में प्यारे बच्चों? तीसरा देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर A, E, I, O, U। तो ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो मेरे हिसाब से हैं, मैंने लिखा तो यही स्वर आपके होंगे। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में तो स्वर फिक्स है, मैंने देखे तो भी ये, आपने देखे तो भी ये, तीसरे व्यक्ति को पूछा तो भी ये। तो ये वर्ण जो है हमने लिखा है, ये स्वर चेंज थोड़ी होंगे। हमने किसी व्यक्ति को चेंज किया तो ये स्वर चेंज होंगे क्या? तो आपके को सर ये स्वर कैसे चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे बिल्कुल। तो स्वर चेंज नहीं होंगे तो ये सुपरिभाषित संग्रह होगा, और सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। तो ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय नहीं था। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए,
समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4 का हल बताना है। एक्स स्क्वायर बराबर 4 का हल, तो प्यारे बच्चों स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट लगेगा, और 4 किसका होता है आपको सर 4 2 और -2 का, यानी +2 का और -2 का होता है। बिल्कुल परफेक्ट है प्यारे बच्चों। आपने इस समीकरण का आंसर निकाला, एक तो प्लस में 2 और एक माइनस में 2। ठीक है, अब मैंने निकाला, ये आप निकालोगे तो भी आएगा, तीसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो भी यही आएगा। यानी इस समीकरण का आंसर यही निकलने वाला है, प्लस का 2 और माइनस का 2। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यहाँ आप किसी भी व्यक्ति से पूछे तो वो इस समीकरण का हल निकालेगा, वो यही हल निकालेगा, +2 -2। इसका मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये आपके समुच्चय सेट्स कहलाएगा। बात क्लियर? देखो एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएगी, आप समझते जाइए, मैं एक एक चीज़ आपके दिमाग में सेट कर दूंगा धीरे धीरे। दो सबसे अच्छे अभिनेता, मेरे 2 सबसे अच्छे अभिनेता हो सकते हैं अलग अलग, जैसे मैंने कहा अमिताभ बच्चन, अजय देव, तो ये मैंने बोल दिया। आपके क्वेश्चन मेरे तो ये नहीं है, मेरे तो कुछ अलग है। तीसरे व्यक्ति को पूछा तो वो कहेंगे मेरे तो ये नहीं, मेरे तो ये, यानी एक जैसा नहीं आएगा, सभी के अभिनेता अलग अलग हैं, सबसे अच्छे अभिनेता अलग अलग हैं, तो ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, क्योंकि सबका मान अलग अलग आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड। पहले मैं करता हूं फिर आप देखना, आप देखते रहना आपका क्या आ रहा है। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3, 4 3 12, 2 2 3, इनको गुणा के रूप में हम लिख देते हैं। तो बताओ क्या 12 के अभाज्य गुणनखंड आपके भी यही आ रहे हैं? यस सर यही आ रहे हैं। तीसरे व्यक्ति को पूछा कि 12 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, सर हमारे भी यही आ रहे हैं। तो ये सुपरिभाषित संग्रह है, और सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वो समुच्चय कहलाता है। इतनी शीख बात है, मैंने डेफिनेशन समझाने के लिए आपको इतना सारा मामला आपके सामने लेके आया। मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी जिसका आंसर, कुल मिला के बात ये है, जिसका आंसर अपने आ रहे हैं वही दूसरे के आना चाहिए, वो आपके आना चाहिए, तीसरे व्यक्ति के, चौथे के, पांचों के सेम आना चाहिए। सेम आएगा तो सुपरिभाषित संग्रह, और सुपरिभाषित संग्रह होगा तो वो सेट्स कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा, और नहीं होगा तो वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, ये तो आपने पढ़ लिया। देखो पहले आपको ये लिखना है इतना सा। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन। समुच्चयों का निर्माण, निरूपण। अब इनको लिखेंगे कैसे? आपने इनको तो लिख दिया यहाँ पर सीधा, मैंने ऐसे, देखो अभी मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता था, आपने इनको ऐसा लिख दिया, लेकिन इनका निरूपण कैसे करेंगे? एक बात और ध्यान रखना, समुच्चय होगा, सेट्स होगा, तभी उसका निरूपण हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ये यहाँ पर नहीं है तो इनका निरूपण कैसे करेंगे? सबका अलग अलग है, ये समुच्चय है ही नहीं तो निरूपण कहाँ से करेंगे? तो ये जो आपने लिखा है इनका हम निरूपण किस टाइप से करेंगे? तो निरूपण करने के लिए इसकी 2 विधियां हैं प्यारे बच्चों, जो आप 1.1 के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान रखना। समुच्चयों के निर्माण की कितनी विधियां हैं प्यारे बच्चों? 2 विधियां। पहली विधि की बात करें तो कौन सी विधि है? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कि इसको रोस्टर रूप में लिखिए। बात क्लियर? अब लिखना कैसे वो भी हम देखेंगे। दूसरा, समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि भी हम इसको कई बार बोलते हैं। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, 2 प्रकार से आप समुच्चयों का निरूपण करेंगे। पहला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। बात क्लियर? तो सबसे पहले हम रोस्टर रूप की बात करते हैं। ये एकदम परफेक्ट है, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है, ये ध्यान रखना अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, क्या क्या बातें जो है इसके अंदर हमें ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट्स हैं, ये अपने को लिखनी भी है, ध्यान में भी रखना है। सबसे पहली,
सबसे पहले ये है कि समुच्चयों को अवयवों की, अच्छा अवयव क्या हुआ, मैंने कहा था अवयव आपको बताऊंगा। तो आपने ये जो 3 संख्याएं लिखी है ये 7 से कम विषम प्राकृत संख्याओं के अवयव है। ये क्या है प्यारे बच्चों, अवयव, इसे ही अवयव बोलते हैं। समुच्चयों के अवयवों की सूची बनाकर, ये जो हमने सूची बनाई है ना, ये 1 3 5 ये सूची बनाकर मंजले कोष्टक में लिखना है। किस में लिखना है, मंजले, इसके बाहर क्या लगाना है, मंजला कोष्टक लगाना है। और सबके बीच में किसका प्रयोग करना है प्यारे बच्चों, कोमा का प्रयोग। जो हमने कोमा का प्रयोग किया है तो कोमा का प्रयोग करना है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, क्या रखनी है कि समुच्चयों के अवयवों की निर्माण, पहले हमें सूची बनाना है, फिर मंजला कोष्टक लगाना है, प्रत्येक अवयव के बीच में क्या लगाना है, कोमा का चिन्ह लगाना है। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात देखिए, अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, छोड़ भी देते हैं इसको। अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। अब कैसे यहां पर 2 2 3 2 2 बार है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। किसके अंदर, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप के अंदर। अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, अवयवों की किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अवयव को हम आगे से पीछे लिखे, उल्टे लिखे, बीच में लिखे, लिख सकते हैं। अब आपने ऐसा लिखा है 5 को पहले लिख दो, 3 पहले लिख दो, 1 बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम ये कहना चाहता है कि अवयवों को किसी भी क्रम में हम लिख सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि रोस्टर सारणीबद्ध रूप की 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि सभी अवयवों के बीच कोमा लगा के मंजिला ब्रैकेट में लिखना। दूसरी बात कि सभी अवयवों को मंजिला ब्रैकेट में लिखने के बाद में उनमें पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, सेम अंक की पुनरावृत्ति नहीं, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, हम इसके अंदर जो अपने पास अवयव है उन अवयवों को आगे पीछे लिख सकते हैं, क्रम चेंज करके लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, रोस्टर सारणीबद्ध के ये आपको 3 रूल जो है ये ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। समुच्चय निर्माण रूप क्या है, इसमें देखिए, इस विधि में भी हम मंजिले कोष्टक की बात करेंगे, ये ध्यान रखना, मंजिला कोष्टक लगाएंगे इस तरीके से। और अवयवों के लिए जो हम अवयव लिखेंगे, ये जो अवयव है, इन अवयवों के लिए x या कोई और संकेत लिखे, x लिख दिया, y लिख दिया, z लिख दिया, x या और कोई संकेत लिखकर उसका गुणधर्म लिखेंगे कि इसका गुण क्या है। अब वो कैसे लिखेंगे उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो ये आपको इतने इसके टाइप्स उतारना है। अब मैं आपको बताता हूं, यही जो एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को हम किस रूप में लिखें, इनको रोस्टर या इस रूप पे किस तरीके से लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना उतारने के बाद आपको ये एग्जाम्पल वापस उतारना है। क्या करना है, एग्जाम्पल वापस उतारना है, बेस्ट तरीके से कॉपी बनानी है, शानदार। देखो ये बातें जो अभी अपन ने देखी है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इनके बिना अपने क्वेश्चन नहीं होंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल ये आपने लिख लिया, दोबारा ये आपको नहीं लिखना है। अब देखिए रोस्टर रूप के बारे में, इसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो रोस्टर रूप हम लिखना चाहें, जब हम इसका रोस्टर रूप लिखें तो प्यारे बच्चों देखिए, रोस्टर रूप में एक बात हमने पहले देखी थी कि मंजिला ब्रैकेट लगाना है, तो हम इसका क्या कर देते हैं, मंजिला ब्रैकेट लगा देते हैं। बात क्लियर। मंजिला ब्रैकेट के बाद प्रत्येक पदों के बीच कोमा लगाना है, अंकों के पुनरावृत्ति नहीं होने चाहिए, आगे पीछे लिख सकते हैं। 1 3 5 अलग अलग है, कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो 1 3 5 ये वापस ब्रैकेट। तो ये जो आपने रूप लिखा है, ये रूप कैसा है प्यारे बच्चों, ये आपका रोस्टर रूप है। आपको क्वेश्चन आ गया कि
7 से कम विषम प्राकृत संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखिए, तो आपको इतना सा लिख के छोड़ना है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 3 सबसे अच्छे जानवर तो यह है ही नहीं अपने, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ये है, इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है प्यारे बच्चों। तो पहली बात मंजिला ब्रैकेट और स्वर लिखते हैं ए ई आई ओ यू, ये हमने स्वर लिख दिया मंजिला ब्रैकेट के अंदर, ये रोस्टर रूप हो गया। इसका रोस्टर रूप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कि प्लस का 2 माइनस का 2, ये रोस्टर रूप हो जाएगा। इसकी बात करना चाहें प्यारे बच्चों मंजिला ब्रैकेट के अंदर 2,3, तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है, यहाँ इसको रिपीट नहीं करना है। यदि आपने रोस्टर रूप में 2 2 3 लिख दिया, देखो 2 2 3 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी अभी नियम पढ़े थे कि इस नियम के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 रिपीट हो रहा है, इसलिए गलत हो गया। हम क्रम चेंज कर सकते हैं, 3 पहले लिख सकते हैं, 2 बाद में लिख सकते हैं, वो भी आपका परफेक्ट होगा। तो रोस्टर रूप किस तरीके से लिखा जाता है, ये बात मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप। इसमें भी आपको क्या करना है, मंजिला ब्रैकेट का प्रयोग करना है, मंजिला ब्रैकेट, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना है। वो क्या है, अभी थोड़ा सा बीच में आपकी क्लास मतलब रुक गई थी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने बता दिया, मैं दोबारा स्टार्ट कर दिया क्योंकि थोड़ा सा क्लियर रुक गई थी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर रोस्टर के बाद समुच्चय निर्माण रूप की बात करें तो यहाँ जो ये वैल्यू है इसको हम x बोलेंगे। क्या बोलेंगे? x सच देट x क्या है आपके पास? आप कहोगे सर x जो है वो 7 से कम विषम प्राकृत संख्या है। x 7 से कम विषम प्राकृत संख्या है। बात समझ आई प्यारे बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इस ग्रुप का, एक्स सच देट। अब आपको सर ये नाम क्या है, तो नया नाम सुना, इसका नाम होता है सच देट। मैंने अभी लिख दिया था पिछले, लेकिन क्लास बीच में रुक गई थी, इसलिए मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ। ये जो आपका ना ऐसा चिन्ह, इसका नाम होता है सच देट। क्या होता है? सच देट। इसका मतलब ये हो गया ना, x जो है वो 7 से कम विषम प्राकृत संख्या है। जो x है ना, ये 7 से कम विषम प्राकृत संख्या बिल्कुल है, हमें पता है। इसको क्या लिखेंगे? x सच देट। जो x है, x जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। इसकी बात करें प्यारे बच्चों तो ये क्या है? x सच देट, ये x की वैल्यू है, लेकिन वैल्यू है किसकी? इसकी है। किसकी है प्यारे बच्चों? इसकी। तो इस खुद को ही लिखना है। क्या लिखना है? खुद को। x² बराबर 4, ये हो जाएगा। इसकी बात करें कि 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसको प्यारे बच्चों ये लो, पहली बात तो मंजिला ब्रैकेट x सच देट, x जो है x 12 के अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो ये तो आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ये आपका रोस्टर सारणीबद्ध रूप हो गया। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर मंजिला ब्रैकेट लगाते हैं, रिपीट नहीं करते हैं और आगे पीछे लिख सकते हैं। इसके अंदर आपको ये सच देट का चिन्ह लगाना है। किसके अंदर लगाना है? समुच्चय निर्माण रूप के अंदर लगाना है। और ये आपको नियम लिखना है, यानी यहाँ पर इसका नियम लिखना पड़ेगा कि ये बात है क्या, उसके बारे में लिखना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने देखे, कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे, है ना, तो फिर हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों, 2 एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, दोनों में इसको उसमें बदलते हैं, उसको उसमें बदलते हैं। ठीक है, एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएं आप लोगों के। देखिए रोस्टर रूप के अंदर एक इस तरीके से लिखा है, इस रोस्टर रूप को आपको समुच्चय निर्माण रूप के अंदर लिखना है।
रोस्टर रूप को किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप के अंदर लिखना है। अब समुच्चय निर्माण रूप के अंदर लिखने के लिए इसमें भी हम क्या करते हैं, मंझला ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। एक्स सच दैट, एक्स जो है, अब यहाँ पर x देखिए 1 4 9 16 ये स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर किसके, स्क्वायर किसके, प्राकृत संख्या के। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का, यानी प्राकृत संख्या के स्क्वायर है। और प्राकृत संख्या के स्क्वायर लेकिन किससे छोटा, 5 से, तो x 5 से छोटी प्राकृत संख्या का वर्ग है, ये हो जाएगा इसका समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप से आपको रोस्टर रूप बनाना है, तो x सच दैट x 3 से बड़ी और 10 से छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्यारे बच्चों इसमें भी हम मंझला ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। ये कह रहा है 3 से बड़ी यानी 4 5 6 7 8 9 और 10 से छोटी तो 9 तक, 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया आपका रोस्टर रूप। तो मेरे ख्याल से आपको रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अब आप इजीली बना सकते हैं। बात क्लियर है कि किस तरीके से बनाएं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ी सी और बात हमें देनी है इम्पोर्टेंट, ये यहाँ से कुछ बातें जो है वो भी अपने काम की है। देखिए, समुच्चय का नाम बड़े अक्षरों में, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था हम समुच्चयों के नाम भी लिखेंगे। अब वो किस तरीके से लिखते हैं, देखिए, जैसे आपने समुच्चय लिखा, उसका नाम लिख दिया कि ए, समुच्चय लिख दिया 1 2 3, इस तरीके से ये आपने एक रोस्टर रूप लिख दिया मान लो। तो इसमें ये जो पूरा जो समुच्चय है, इस समुच्चय को आपने किससे लिखा है, ए से। तो ये जो ए जो लिख रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, बड़ा अक्षर होना चाहिए। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। बात समझ में आ गई। अवयवों का नाम छोटे अक्षरों में, ये जो अंदर लिखे गए हैं इनको छोटे अक्षरों के अंदर लिखना है। किस में लिखना है, छोटे अक्षरों के अंदर, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से एक बात और हमें ध्यान देना है कि अवयव है, सदस्य है, मैं है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसका अवयव है ये, यानी मैंने कहा कि एक जो है वो ए का अवयव है, मैंने कहा 2 जो है वो ए का अवयव है, 3 जो है वो ए का अवयव है। बात समझ आ गई। तो ये जो अपन बोल रहे हैं अवयव है, सदस्य है, स है, या अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, मैं नहीं है, तो ये जो अवयव होता है इसको हम इस चिन्ह से, ई टाइप का एक चिन्ह होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ई टाइप का एक चिन्ह होगा, बीच में इस तरीके से होगा। इसका नाम होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और यदि अवयव नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, इस तरीके से करके इसको काट देंगे। ये चिन्ह भी ध्यान में रखना है। इनका नाम क्या होता है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी इक्वल नहीं है। अब मैं ये कैसे हैं, क्या है सर, हमें तो ये बात समझ में नहीं आई, परफेक्ट रूप से नहीं आई ना। इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा कि a इज इक्वल टू, पहली बात तो समुच्चयों को नाम बड़े से लिखेंगे, ठीक है। आपने ये लिख लो चाहिए 1 4 9 16 लिख लिया। अब आप क्या करोगे, ये चीज़ें ध्यान में रखोगे। कैसे, मैंने कहा एक सच दैट, सॉरी, ए बिलोंग्स टू ए, यानी जो एक है वो एक का अवयव है, एक का अवयव एक है। मैंने कहा 4 बिलोंग्स टू ए, 4 भी एक का अवयव है। मैंने कहा 9 बिलोंग्स टू ए, मैंने कहा 9 ए का अवयव है। मैंने कहा 16 बिलोंग्स टू ए, 16 ए का अवयव है। मैंने कहा 18 बिलोंग्स टू ए, आप कहोगे सर 18 इसका तो अवयव है ही नहीं, है ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट यानी ए 18 ए का अवयव नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए।
मैंने कहा 21 डज नॉट बिलोंग्स टू ए का अवयव 21 नहीं है, 18 नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे तो जो नहीं है। जो नहीं होता है उसको किस रूप में लिखा जाता है, जो होता है उसको किस रूप में लिखा जाता है, ये बात मैं आपको यहाँ से समझाने वाला था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? ये बिलोंग्स टू क्या होता है, डज बिलोंग्स टू क्या होता है, यानी इसमें होना चाहिए, है तो बिलोंग्स टू लगाएंगे, उसके अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बातें जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा है। केवल अपन नाम लिखते हैं, परिभाषा में आपको नहीं लिखूंगा क्योंकि आपने बार बार पढ़ा है। देखिए एक आपने पढ़ा था प्यारे बच्चों एन क्या थी? आपको सर एन प्राकृत संख्या थी। एन क्या थी? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या थी। अब एन जो प्राकृत संख्या उसका समुच्चय जो है उसको हम किस रूप में लिखते हैं, ये भी आपको लिखना आना चाहिए। तो मैं कुछ ये देखो, एन सभी प्राकृत संख्या का समुच्चय, हिंदी में लिख देता हूं एक बार, एन सभी प्राकृत संख्या का समुच्चय। अब आप यदि इसको लिखना चाहें रोस्टर रूप के अंदर, तो देखिए प्यारे बच्चों, रोस्टर रूप में इसको लिखना चाहें तो आप ये मंजिला ब्रैकेट 1 2 3 इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा आपका अनंत तक चलेगा, ये हो जाएगा आपका प्राकृत संख्या। इसी प्रकार हम बात करें होल नंबर की, तो सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। हम बात करें इंटीजर नंबर, आई बोल सकते हैं या जेड बोल सकते हैं, सभी या पूर्णांकों का समुच्चय, क्या बोल सकते हैं? पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है प्यारे बच्चों? अच्छा मैं इनका लिख नहीं रहा हूं, आप आराम से इजीली लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आप इसको लिखना चाहे ना तो आप ऐसे लिखोगे, इसको लिखूं क्या? चलो मैं इसको लिख देता हूं, जेड मंजिला ब्रैकेट -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये इधर चलेगा ये इधर चलेगा, तो ये आपका हो गया। इसका रूप हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बात सुन आई प्यारे बच्चों? अच्छा और बात करना चाहें आपके परिमेय संख्या की, तो सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसी प्रकार सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अच्छा ये चीजें तो हमने पढ़ा है सभी, लेकिन अब समुच्चय मतलब हम इसको लिखते हैं रोस्टर रूप में। हम कक्षा में क्या करते थे, 10 में सीधा लिख देते थे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 होती है, लेकिन अब हमें इसको इस ब्रैकेट में लिखना है और बड़े नाम से दर्शाना है, यही आपका रोस्टर रूप कहलाएगा। बात समझ में आ गई? समुच्चय कहलाएगा। और देखिए ध्यान से, यदि ये ऐसा आ जाए आपके कि Q प्लस आ जाए तो धनात्मक परिमेय संख्या, Q माइनस आ जाए तो ऋणात्मक परिमेय संख्या, और यदि Z प्लस आ जाए तो, ये बातें आपको लिखनी है अपने आप, Z प्लस आ जाए तो मैं साइड में लिख दूं, चलो यहाँ लिखता हूँ, ये आप लिखना है प्यारे बच्चों, छोड़ना नहीं है आपको, कॉपी में लिखना, इतना दिमाग भी आपको लगाना है। नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं अगली क्लास में बता दूंगा, कमेंट करके बता देना, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताना। एक तो आप ये लिख सकते हैं Z प्लस Z माइनस, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, और ये आपने लिख दिया 0 N0 यानी 0 के अलावा सभी प्राकृत संख्या, है ना, ये बातें भी आप लिख सकते हैं। और लिखना चाहें तो ऑल 0 हो सकता है, W0 हो सकता है, Z0 हो सकता है, यानी इस प्रकार से हम बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं। तो आप इतने इन सभी का एक बार नाम लिखेंगे,
जीरो का मतलब हो गया Z0, यानी जीरो के अलावा सभी पूर्णांकों का समुच्चय। बात समझ में आ गई? ये बातें हमें लिखनी है प्यारे बच्चों। तो ये हमने 1.1 का बेसिक हमने कंप्लीट किया है। एक एक चीज़ संपूर्ण तरीके से मैंने आपको आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश की है। आप एक बार दोबारा क्लास को देख लीजिए, नहीं समझ में आए तो कॉपी बनाएं बढ़िया तरीके से। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने क्लास को सभी बच्चों के शेयर करना, जो आपके साथी हैं सबको बताना कि मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार देखिए मैथ कैसा है, सब्जेक्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, सब देखें, ज़रूर देखें प्यारे बच्चों। क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अन्य बच्चों को